15 अगस्त 2022 को मैं ब्यावर से वासुदेव मंगल ब्यावरहिस्ट्री.com के निर्माता निर्देशक क्रांतिकारी योगी अरविंद घोष का 15 अगस्त सन 1872 में जन्म हुआ था। योगीराज अरविंद घोष की 15 अगस्त 2022 को एक जन्म की 150वीं वर्षगांठ है। यह एक सहयोगी होगा कि 15 अगस्त 2022 को ही भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। योगी अरविंद राज घोष का जीवन प्रथम पहलू में क्रांतिकारी जीवन रहा और बाद के पहलू में उनका यह जीवन योग के साधना में चला गया। योगी अरविंद राज घोष का करैक्टर। योगी अरविंद राज घोष ने कहा था, मेरे 3 पागलपन हैं। पहला पागलपन है मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, ऊंची शिक्षा, विद्या और धन दिए हैं वे सब भगवान के ही हैं। परिवार के लालन पालन के लिए जितनी भी ज़रूरत हो और जो एकदम ज़रूरी है उतना ही खर्च करने का हमारा अधिकार है। जो बाकी बचे उसे भगवान को लौटा देना ठीक है। अगर मैं सारा धन अपने लिए, सुख के लिए, विलास के लिए खर्च कर दूं तो मैं चोर हो जाऊंगा। दूसरा पागलपन है कि मैं किसी भी तरह भगवान का साक्षात्कार करूं। अगर ईश्वर है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने, उनका साक्षात करने का कोई न कोई रास्ता अवश्य होगा। तीसरा पागलपन है जहाँ अनेक लोग स्वदेश को एक जड़ पदार्थ, खेत खलियान, वन पर्वत या नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ मैं स्वदेश को माँ के रूप में जानता हूँ। उसके लिए मेरे अंदर भक्ति है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। माँ के वक्ष स्थल पर बैठकर अगर कोई राक्षस उनका खून चूसने पर उतारू हो तो ऐसे समय में बेटा क्या करता है? क्या निश्चिंतता के साथ खाने बैठ जाता है या पति बच्चों के साथ आमोद प्रमोद में डूब जाता है या माँ के उद्धार के लिए दौड़ पड़ता है? ये पंक्तियाँ उस पत्र से उद्धृत है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी क्रांतिकारी अरविंद घोष ने 30 अगस्त 1905 को अपनी पत्नी मृणालिनी को बड़ौदा से लिखा। अलीपुर बम कांड के संदर्भ में जिन अरविंद घोष का नाम उस समय भारत के बच्चे बच्चे की ज़बान पर था, वही अरविंद आगामी वर्षों में महान योगी के रूप में जाने गए। अरविंद घोष नाम में न जाने कैसा आकर्षण है कि देश विदेश से हजारों लोग उस असाधारण व्यक्तित्व की कर्मस्थली पांडिचेरी में प्रतिदिन आकर उनकी समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बचपन इंग्लैंड में। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त सन 1872 को हुआ। बचपन में उनका नाम औरोबिंदो एक्रोयड घोष था। ऐसा लगता है कि उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी अत्यधिक अनुराग के कारण बेटे के नाम के साथ उस अंग्रेज महिला
मिस एनेट एक्रोयड का नाम भी जोड़ दिया, जो अरविंद के नामकरण के समय वहां उपस्थित थीं। अरविंद जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें दार्जिलिंग के लॉस्टो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेजा गया। बालक अरविंद अभी 7 वर्ष के ही थे कि 1879 में उनके पिता डॉक्टर घोष उन्हें इंग्लैंड ले गए। मैनचेस्टर में उन्हें डुएट दंपति की देखरेख में रखा गया। 1884 में अरविंद को सेंट पॉल स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां वे 1889 तक पढ़े। 1890 में किंग्स कॉलेज में ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के साथ साथ अरविंद ICS की प्रवेश परीक्षा में भी बैठे, जिसमें अच्छे अंकों से पास होने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। कैम्ब्रिज में अध्ययन के दौरान ही अरविंदो को राजनीति में रुचि बढ़ी। भारत की गुलामी की बात उन्हें अंदर तक पीड़ा देती थी। संभवतः इसी मानसिक स्थिति में उनका ICS के लिए कोई आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि पिता की तीव्र इच्छा थी कि वे ICS बने। अतः इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने आप को घुड़सवारी में अयोग्य घोषित करवाया। बाद में यह भी पता चला कि कैम्ब्रिज में उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो भाषण दिए थे, उसके कारण भी अधिकारियों ने अरविंदो को ICS से बाहर रखने का निश्चय किया था। बड़ौदा में नौकरी। 1893 में अरविंद भारत वापस आ गए। उनकी प्रतिभा और ICS में परिवीक्षा अध्ययन के बारे में जानकर बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें बड़ौदा राज्य में काम करने के लिए नियुक्ति दे दी। 8 फरवरी 1993 को युवक अरविंदो ने बड़ौदा राज्य के भूमि व्यवस्था विभाग में काम शुरू किया। वहां से उन्हें मालगुजारी और फिर सचिवालय में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद उन्हें कॉलेज भेज दिया गया, जहां वे अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। राजनीतिक चिंतन, मनन और क्रांति विचार बड़ौदा में ही उभरने लगे थे। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे अनेक लोगों से भी यहाँ उनका परिचय हुआ। 1899 में बंगाली युवक यतीन्द्रनाथ बनर्जी बड़ौदा आए और भी कई क्रांतिकारियों से इस बीच उनका परिचय हुआ। अप्रैल 1901 में एक उच्च सरकारी अफसर भूपाल चंद्र बसु की सुपुत्री मृणालिनी से उनकी शादी हुई। शादी के समय अरविंदो 29 वर्ष के थे और मृणालिनी 14 वर्ष की। अन्य लोगों के साथ विवाह के अवसर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु भी उपस्थित थे। चूँकि अरविंदो दिन प्रतिदिन क्रांतिकारी कार्यक्रमों में गहरी रुचि लेने लगे थे, अधिकांश समय इन्हीं कार्यों में बीतता था। संभवतः इसीलिए जैसा कि महापुरुषों के साथ होता है, अरविंदो का वैवाहिक जीवन भी बहुत सफल नहीं रहा। अक्टूबर 1902 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता बड़ौदा आई। निवेदिता के बारे में अरविंद लिखते हैं, वह क्रांतिकारी नेताओं में से एक थी। जब कभी वे क्रांति के बारे में बोलती थी तो उनकी अंतरात्मा, उसका सच्चा व्यक्तित्व बाहर आ जाता था।
भगिनी निवेदिता सही अर्थों में क्रांति की प्रेरणा थी। दिसंबर 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां अरविंदों की मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई। तिलक अरविंद के क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वे भी लोकमान्य तिलक ने इंदु प्रकाश नामक पत्रिका में अरविंद के कई लेख पढ़े थे और वे इस युवक से मिलने को उत्सुक थे। वंदे मातरम के लिए राजद्रोह का मुकदमा। 18 जून 1907 को अरविंदों ने बड़ौदा की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे कलकत्ता आ गए और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। कलकत्ता आकर उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन आरंभ किया। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों के लिए जानी जाती थी। उनके एक लेख हिंदुस्तानियों के लिए राजनीति से अंग्रेजी शासन में इतना बबेला मचा कि 30 जुलाई 1907 को वंदे मातरम के कार्यालय की तलाशी ली गई और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 16 अगस्त को अरविंदो को गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ। 23 दिसंबर 1907 को अरविंदो राजद्रोह के इस मुकदमे से रिहा कर दिए गए, क्योंकि सरकार यह प्रमाणित नहीं कर पाई कि अरविंद ही इस पत्रिका के संपादक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अग्रिम श्रद्धांजलि। इस घटना से एक मनोरंजक तथ्य जुड़ा हुआ है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने सोचा कि अरविंदो को जेल की सज़ा तो होगी ही, इसलिए उन्होंने बंगला में श्री अरविंदो को श्रद्धांजलि लिखी और प्रकाशित कर दी। बाद में जब अरविंद छूट कर आए और रविंद्रनाथ टैगोर उनसे मिलने गए तो टैगोर ने उन्हें गले लगाते हुए बंगला में बोले, क्या बात, आपने हमें ठग लिया। अरविंदो ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार न करना होगा, और हुआ भी ऐसा ही। 30 अप्रैल 1908 को माणिक तल्ला के क्रांतिकारी दल के 2 युवकों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज़ों पर बम फेंका। 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई। 2 मई 1908 को क्रांतिकारियों के अड्डे माणिक तल्ला में पुलिस रेड हुई। दूसरे दिन सुबह ही श्री अरविंदो के घर पर छापा मारा गया। क्रांतिकारियों के इस दल पर प्रसिद्ध अलीपुर बमकांड मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा बहुत ही सनसनीपूर्ण था, जिसमें 4000 दस्तावेज एवं 300-400 प्रदर्शित वस्तुएं पेश की गई थीं, जिनमें विस्फोटक, बम, रिवाल्वर आदि थे। 206 लोगों ने गवाहियाँ दी। मुकदमा 131 दिन तक चला। सरकार की ओर से फौजदारी के सबसे प्रसिद्ध वकील यार्डली नार्थन थे, जबकि मुख्य अभियुक्त अरविंद की ओर से C.R. दास, चित्तरंजन दास थे। C.R. दास ने की 8 दिन तक बहस। आज यह बात इतिहास के पन्नों में आ चुकी है कि देशबंधु C.R. दास ने सारी चीज़ को सिद्धांत और राष्ट्रीय अधिकारों की सीमा तक इतना उठा दिया कि मुकदमे का रंग रूप ही बदल गया। श्री अरविंदो की सफाई में दिया गया उनका 8 दिन का भाषण इस प्रसिद्ध शब्दों के साथ समाप्त होता है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस वाद विवाद के शांत हो जाने के बाद, इस हलचल के बहुत बाद, जब यह आंदोलन समाप्त हो चुका होगा, इनके मरकर चले जाने के बाद भी लोग इन्हें देश प्रेम के कवि, राष्ट्रीयता के देवदूत और मानव जाति के
प्रेमी के रूप में देखेंगे। इनके मर मिटने के बहुत अरसे के बाद इनके शब्द केवल भारत में ही नहीं, सुदूर देशों और सागरों के पार गुंजित और अनुगुंजित होते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस स्थिति का मनुष्य केवल इस न्यायालय के सामने ही नहीं, बल्कि इतिहास के उच्चतम न्यायालय के आगे खड़ा है। 14 अप्रैल 1909 को जूरी ने अरविंद को निर्दोष घोषित किया और 22 दिन बाद उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 25 दिसंबर 1909 को कर्मयोगिन पत्रिका में अरविंद का लेख मेरे देशवासियों के प्रति प्रकाशित हुआ। अंग्रेज सरकार ने इसे भड़काऊ लेख मानकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय किया। लग रहा था कि कई बार शिकंजे से बचे अरविंद को इस बार सरकार ने सज़ा देने की पूरी तैयारी कर ली है। स्थिति को भांपते हुए सिस्टर निवेदिता ने अरविंद को सुझाव दिया कि वे ऐसी जगह चले जाएं जहां अंग्रेज़ों के हाथ न पहुंच सके। तदनुसार योजनाबद्ध ढंग से नाम बदलकर अरविंद रात्रि के अंधेरे में कलकत्ता के निकट स्थित चंद्रनगर चले गए, जो उन दिनों फ्रेंच शासन के अधीन था। चंद्रनगर में वे 6 सप्ताह रहे। यहाँ अधिकांश समय ध्यान में बीता। उल्लेखनीय है कि अलीपुर बम कांड के दिनों में जब अरविंद जेल में थे, तभी से उनकी योग साधना क्रमशः पुष्ट होती जा रही थी। उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है। उसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पांडिचेरी जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार 28 मार्च सन 19 को छद्मवेश में डुप्ले नामक जहाज में सवार होकर अरविंद कलकत्ता से पांडिचेरी जाने के लिए रवाना हुए। पांडिचेरी जाने के पहले अरविंद घोष ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उस भारत के भ्रमण काल में वो राजस्थान के ब्यावर शहर में भी आए थे और उन्होंने तुलसीराम रामनाथ के मालिक चंपालाल जी एडवर्ड मिल में आतिथ्य स्वीकार किया। उनके आतिथ्य काल में उनके साथ एक बालक भी साथ था, जिसका नाम बाद में स्वामी कुमारानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अरविंद घोष का ब्यावर में इतना प्रभाव हुआ ब्यावर से की धरती से कि उन्होंने यहाँ रहते हुए रासबिहारी बोस को लिखा कि ब्यावर में क्रांतिकारी कार्य करने की अनुकूल स्थिति है, अतः यहाँ आकर के यह कार्य करें। अतः ब्यावर में क्योंकि अरविंद घोष उसी समय आए थे, इसलिए अरविंद घोष का यहाँ प्रभाव बहुत अधिक रहा। द्विजेंद्रनाथ नाग ब्यावर में योगीराज अरविंद के साथ होते हुए पांडिचेरी गए। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम खोला। वहाँ द्विजेंद्रनाथ नाग उर्फ स्वामी कुमारानंद ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। 1908 के अंदर द्विजेंद्रनाथ नाग वापस ब्यावर आ गए और अपनी कर्मभूमि ब्यावर को ही बनाई और ब्यावर के चांद गेट बाहर चिरंजी लाल भगत की बगीचे में प्रवास करने लगे। द्विजेंद्रनाथ नाग उर्फ स्वामी कुमारानंद चूँकि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों के व्यक्तित्व थे, इसलिए उनका कृतित्व भी क्रांतिकारी ही रहा। उनके संपर्क में जो भी कोई आया, उसने उनके विचारों का
बहुत सम्मान किया और बहुत सम्मान के साथ उनका आदर करते रहे। योगी अरविंद राज घोष, चूँकि ब्यावर में उन्होंने यहाँ की पृष्ठभूमि को देखा और ब्यावर की पृष्ठभूमि चूँकि भौगोलिक प्राकृतिक भूमि थी और पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित थी, जंगल बहुत बियाबान थे, इसलिए गोरिल्ला युद्ध करने के लिए यह भूमि अनुकूल साबित हुई। क्योंकि उस समय जो ये ब्यावर 3 देशी रियासतों से, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढार से केंद्रीय स्तर पे स्थित था। इस जगह अंग्रेजी राज था। चूँकि अंग्रेजी राज था, इसलिए यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का अनुकूल वातावरण था। यहाँ पर देश के समस्त राज्यों से क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने आते थे। उस प्रशिक्षण में वो यहाँ हथियार बनाने और चलाने की शिक्षा लेते थे, जो पंजाब, उत्तर भारत, मध्य भारत, बम्बई प्रांत और बंगाल प्रांत से आते थे। अतः ब्यावर क्रांतिकारियों की एक कर्मभूमि, शरण स्थली और यहाँ की उनकी शिक्षा की स्थली रही। अतः इसको अगर क्रांतिकारी तीर्थ भी भूमि, तीर्थ, भारत की आज़ादी की क्रांति का तीर्थ स्थली भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 4 अप्रैल 1910 को अरविंद पांडिचेरी पहुँचे। फ्रेंच शासित होने के कारण इन दिनों पांडिचेरी ब्रिटिश पुलिस की निगाह से बचने वाले राजनीतिक लोगों के लिए आश्रय स्थान बन गई थी। कई निर्वासित लोग यहाँ थे, जिनमें प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती प्रमुख थे। ऐसे लोगों का एक समूह बन गया था। जब इन लोगों को पता चला कि बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंद घोष यहाँ आ रहे हैं, तो अनेक लोग उनके स्वागत के लिए बंदरगाह पर तैयार थे। श्री अरविंद को शंकर चेटी के मकान में ठहराया गया। यह वही मकान था जिसमें वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। पांडिचेरी में आकर श्री अरविंद का राजनीतिक चिंतन, मनन और सक्रियता सब कुछ बीते काल की बात थी। अब वे पूर्णतः योग साधना को समर्पित थे। 29 मार्च सन 1914 श्री अरविंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन उन्हें एक ऐसे असाधारण व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला, जिन्हें उन्होंने बाद में अपनी आध्यात्मिक परंपराओं में श्री माँ के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह महिला थी पॉल रिचर्ड नामक एक फ्रांसीसी अधिकारी की पत्नी, जिन्होंने श्री अरविंदो को अपने गुह्य अंतर दर्शन में देखा था। बाद के दिनों में श्री अरविंद निरंतर योग साधना में रत रहे। पांडिचेरी आश्रम व्यवस्था का काम संभाला श्री माँ ने। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने देह त्याग की। आश्रम में ही उनकी समाधि बनाई गई, जो आज कर्म योग के प्रेरणा के स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है।